मनतोष और स्वागत करता हूं बसंत विहार में आप सभी दोस्तों का। तो दोस्तों हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं डॉक्टर अभिषेक रंजन जी, जो बरौली विधानसभा क्षेत्र के 2020 के प्रत्याशी भी हैं। तो अभिषेक जी, सबसे पहले तो अभी बाढ़ से पूरी तरीके से जो 60% बरौली का जो भी क्षेत्र है वो पूरी तरीके से ग्रस्त है। इस बाढ़ के लिए आप किसे जिम्मेदार ठहराएंगे? बाढ़ के लिए सबसे पहले जो दोषी हैं जी, वो कभी प्रकृति एकाकी में नहीं है जी। प्रकृति एकाकी के साथ साथ सबसे बड़ा दोष जो है वो वहाँ के आम जनमानस और लोगों का भी है। कैसे? रोष के प्रति नहीं, मैं रोष नहीं पैदा करूँगा जनप्रतिनिधि के प्रति, इसलिए कि अगर आप कभी भी चुनावी मुद्दा बाढ़ को नहीं बढ़ा पाए 2017 में, 20 में, आपको 17 का रोष 20 तक रखना था, 20 में बाढ़ आया तो 20 का रोष 20 में रखिए। 99 में आया है, 1 में आया, 2 में आया, 17 में आया, 20 में आया, 20 में सबसे भयावह रूप में। अगर आप सोचिए कि आज के जमाने में हम लोग चैनलाइजेशन नहीं कर पा रहे नदी, बांध के मरम्मत में मैं गया था देवापुर, जिस दिन बांध टूटा उस दिन मैं शाम में उसी बांध पे खड़ा था, रिंग बांध पे। मेरे पास साक्ष्य है, मैं गया हूँ वहाँ पूरा दौरा। लोग बताए और मैंने देखा कि मुख्य बांध में हजारों रेड होल्स हैं। क्या मरम्मती हुई? रेड होल्स इतने सारे कैसे हो गए? रातों रात तो होगा नहीं। मैं गया तो रिंग बांध में एक एक बोरा मिट्टी का, छोड़ दीजिए बालू, गिली मिट्टी का बोरा से वो रिंग बांध तैयार हो रहा था। उसको तो टूटना तय था उसी दिन, लपेगा पूरा, लच लच कर रहा था। जब मैं रिंग बांध पे चढ़ रहा था मुझे समझ में आ गया कि ये टूटेगा। मैंने वहाँ के जो ठेकेदार से बात की, उनको ज्ञापन दिया। वहाँ बोला कि ये कैसा कार्य है कि आप एक एक लेयर बोरा का, 2 भी नहीं रखने दे बोरा लेबर को। वो बोले कि ना इतने में खपावे का, इतने में ऑर्डर आएगा खपाए का। हम बोले कहाँ है, कुछ लिखित ऑर्डर है हमको दीजिए। बोला कि नहीं सर, आप काम में बाधा डाल रहे हैं, बांध टूट जाएगा, हम लोग को ऐसे ही करने दीजिए, इसी का ऑर्डर है। नतीजा हुआ कि बाढ़ आ गया। हाँ सर, एक बात बताइए, जो ये बाढ़ है तो ये नेता और अधिकारियों के लिए एक अवसर भी है। मैं बाढ़ को उद्योग मानता हूँ। बाढ़ उद्योग है जी, सबसे बड़ा उद्योग बिहार में कोई है जो हर 3 से 4 साल पे प्रायोजित होकर के मंगाया जाता है, वो बाढ़ है जी। सर, हम लोग देख रहे हैं कि बाढ़ पीड़ितों के लिए आप भी बहुत क्षेत्रों में लगे हुए हैं। अब क्षेत्र में लगे हुए हैं तो सर एक बात हम देखने में, हमें जैसे कि अब तो बाढ़ की पूरी तरीके से कवरेज कर रहे हैं, हम एक बात देखने में मिल रही है कि जो भी नेता हैं, जो मान लीजिए कि लीडिंग किए हुए हैं या फिर मान लीजिए कि अभी विपक्ष में है या हारे हुए हैं, उन सभी से जनता छूट है। इसका क्या रिजल्ट हो सकता है? देखिए, मैं तो व्यक्ति विशेष की कभी बात नहीं करता, आपकी व्यक्तिगत चर्चा हो या ऐसे कैमरा पर, लेकिन आप समझिए कि क्षुब्ध जो जनता है, इसके पीछे का इतिहास बहुत बड़ा रहा है। ये कोई क्षुब्ध 1 दिन 10 दिन या चूड़ा मीठा नहीं दिए उसके लिए लोग नहीं। चूड़ा मीठा की क्या विसात, लोग त्रस्त है कि जिस एक मकान को बनाने में विदेश रहना पड़े, जिस एक मकान को बनाने में अपनी सब कुछ बेचना पड़े, सब कुछ रखना पड़े, गांड पीट सीधा हो जाए, वो मकान में अगर पहले तल्ला तक पानी आ जाए, आप देखें कैसा मकान गिरा हुआ है बाढ़ में, पूरा तबाह। एक आदमी अगर 40 साल रोज आना जोड़कर मकान बनाए, वो पूरा ध्वस्त हो जाए, खत्म हो जाए आंखों के सामने, उसकी जीवन भर की कमाई जो है वो मटिया में, तो वो रोज कैसे नहीं होगा? होगा ही होगा। मैंने ऐसे क्षेत्र में गया हूँ जहाँ केवल बूढ़े बूढ़ी वृद्ध हैं, ताकि अब तो वृद्धाश्रम बन गया सारा गांव। जो यंग है वो तो बाहर पलायन कर गए, वृद्ध है, ना मोबाइल नेटवर्क है, ना खाने को है, और वहाँ छाती के बराबर पानी है। इसमें सर आप देख रहे होंगे कि कई जगहों पे जो नेता है, उन लोगों से लोग जो राहत सामग्री है वो लेने से इनकार करते रहे। देखिए नेता क्या करते हैं, मैं हमेशा बताता हूँ कि देखिए, नेता हमारे अंदर से ही आता है, विदेशी तो है नहीं। नेता हमेशा मूड भावना के साथ खिलवाड़ करते हैं, ठीक है? कैसे? जब आप त्रस्त होंगे, आपको कुछ उम्मीद नहीं होगी, तो वहाँ आप जा करके अगर 5 रुपए का बिस्किट पैकेट दे दीजिएगा तो उसको लगेगा कि 10 गो बिस्किट 50 पैसा को बाहर, लेकिन दिला जो गरीब है उसके लिए उतना ही बहुत है उस टाइम के लिए। नेता सोचते हैं कि 250 आधा किलो का हम चूड़ा पैकेट बना करके ले जाएंगे, चूड़ा मीठा दे देंगे, 10 दिन खाइए आज जापी की सर देखना और हमनी के मिलना हम नेताजी बहुत बात। लेकिन अब जनता मूर्ख नहीं है, हमारे युवा जो है इतने जागरूक है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर समाज सेवी, अगर युवा इस बाढ़ को नहीं संभाले होते तो बाढ़ कोरोना से बड़ा महामारी बन करके पूरे के पूरे बिहार में
फैल चुका होता है इसका न्यूज की हजारों लोग मरते, भूखमरी से मरते। केवल समाज सेवी संभाला है, ना कोई प्रशासन और ना ही कोई पार्टी संभाला है, केवल समाज सेवी और युवा संभाले। जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ पे मान लीजिए कि समाज सेवियों की बहुत ही बड़ी भूमिका है और बड़ी उनकी वाहवाही भी हो रही है। सर एक बात बताइए, आप डॉक्टर हैं, इस बाढ़ के बाद क्या कुछ महामारी के, तो कोरोना चल ही रहा है, कुछ महामारी के भी चांसेस हो सकते हैं बाढ़ वाले क्षेत्र में? देखिए मैं डॉक्टर हूँ और हम जब भी गए क्षेत्र में, इधर जब भी हम क्षेत्र में गए तो हम लोग सबसे पहले मेडिकल किट्स बनवाए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आमतौर पर मेडिकल किट्स या जो भी दवाइयाँ बांटी जाती थी, जनरल पैरासीटामोल इत्यादि बांटी जाती थी, खाना हम देख रहे हैं कि अगर जनता के बीच से डिमांड आई कि डॉक्टर साहब हमने के मलहम दी जो घोड़ खा गई बा, सड़ गया पैर पानी में रह रखे, हम 2500 मलहम मंगाए बल्क में, पूरे बिहार में नहीं, बाहर से मंगाए कुरियर से। वो मलहम एक 75 रुपये का पड़ता है एक, मेरे पास मलहम है, आपको दिखा भी देंगे। अगर वो मलहम से हम उसके पैर को बचा लेंगे सड़ने से तो ये कितना बड़ा कार्य होगा। इसके लिए हमेशा एक चीज़ जानिए कि जब भी पानी कम होगा, असली मेहनत किसी भी समाज सेवी को या मेरे जैसे चिकित्सक को जो क्षेत्र के बारे में सोचता है तब करनी होगी। कारण ये मेहनत, अब चूड़ा मीठा, ये बिस्किट दिया, पानी बोतल दिया, सब अच्छा किए, अच्छा कार्य, लेकिन जैसे पानी कम होगा वहाँ पे अचानक से डायरिया, कलरा, मलेरिया, टाइफाइड, क्योंकि कभी भी प्रशासन ने या किसी भी पार्टी या किसी ने भी शौचालय की व्यवस्था नहीं की थी। शौचालय तक डूबे हुए थे, लोग ओपन डिफेकेशन कर रहे थे, खुले में शौच कर रहे थे, वो सारा पानी दूषित है, घरों में था, अब कम हुआ, जिसके चलते टाइफाइड एक ऐसा अत्यंत खतरा है जो पूरे क्षेत्र में मंडराएगा। उसके लिए हम लोगों ने काम किया, पीढ़ी की दवाई बच्चों के लिए शीशी में, टैबलेट्स बड़े आदमी के लिए, और साथ साथ टाइफाइड की दवाई, एंटीबायोटिक्स हो गई जो, और इसके अलावा बुखार खांसी की दवाई, और साथ साथ पैर खाने का मलहम। ये किट हमें जो 100 से 150 का पड़ता है, ये किट हम लोग तकरीबन 6500 लोगों को दे चुके हैं। जितनी मेरी सेविंग थी सब मैं तोड़ चुका हूँ, केवल इसलिए उस क्षेत्र का जो सेहत है वो सारा का सारा सेहत मेरा निजी सेहत है। मैं स्वस्थ हूँ तब जब क्षेत्र स्वस्थ है। जी जी जी। सर एक बात बताइए, जो भी सरकारी सेवाएं आ रही है तो इसमें तो सरकार की लापरवाही नहीं हो सकती है, जहाँ तक हो सकता है अधिकारियों की लापरवाही होगा, उसको सही तरीके से वो लोग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करा रहे हैं या उसमें से घोटाला कर जा रहे हैं, इस विषय पे आप क्या कहेंगे? देखिए सरकार एक बजट पास करती, 8,440 करोड़ फ्लड का बजट है बिहार का, आपको पता है? 8,500 करोड़ कितना है? बहुत है। हमको कैसे इंफॉर्मेशन RTI से हम सब चीज निकाले, क्या तरीका है फ्लड मैनेजमेंट का, आप जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि उस तरीके में से 70 से 90% कार्य हुआ ही नहीं है। कागज पे है, आप क्षेत्र में जाके देखिए नहीं हुआ। अब बात आते हैं रिसोर्सेज पे। जब भी बाढ़ आया, बाढ़ टोटल 35 पंचायत में से 23 पंचायत लगभग प्रभावित हैं। घोषित कितने को बाढ़ग्रस्त किए हैं आप? 7 से 9 को, 7 को किए हैं और सबको आंशिक किया है। आंशिक किए हैं। आप बताइए कि जिसका लाखों का मकान डूब गया, जिसकी जिंदगी चल रही, सर्पदंश से तो 50-100 आदमी सर्पदंश से मर गया, उसको 6,000 रुपये देने से क्या पैसे आ जाएंगे? तो उसको कुछ मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। मेरे आवाज़ में ये जो रोष और गुस्सा आप देख रहे हैं ना, ये इसलिए क्योंकि उस एरिया में मैं कष्ट को भोगा हूँ, देखा हूँ। राहत एक तरह से देखा जाए तो उन लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है, जो भी राहत है ये उन लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है। मैंने वोट के लिए लगातार निरंतर गाँव के लिए बारंबार हर एक प्रशासन के मुहिम को बोला कि आप अगर कुछ नहीं दे सकते, नहीं बांट पा रहे हैं, आप कम्युनिटी किचन पे ध्यान दे रहे हैं, आप कीजिए। मेडिकल किट्स एक जरूरी सेवा है, उसके लिए हमें उस सब जगह पे पहुंचाना है। आप वोट्स दीजिए, हम जा नहीं पाते। मेरे मान लीजिए 4 व्हीलर कैसे जाएंगे, यहाँ तक पानी है, नहीं हो पाया। फिर दिल्ली से भाया शिलोंग, दिल्ली फोन करके, दिल्ली से फिर शिलोंग जो NDRF का हेडक्वार्टर है, वहाँ से फोन करके पैरवी कराकर मुझे NDRF से वोट मिला। अब आप क्या कहिएगा? इच्छा शक्ति रहेगी तो आप कर पाइएगा। बिल्कुल इच्छा शक्ति रहेगी तो आप कुछ भी कर पाएंगे। सर हमारा एक लास्ट सवाल है, जो बरौली की जनता है वो एक विकल्प ढूंढ रही है, राजनीति का विकल्प वहाँ के लिए ढूंढ रही है, क्या आप वहाँ के विकल्प बन सकते हैं? देखिए विकल्प के पहले सबसे पहले मैं जानता हूँ कि मैं ये 3 महीने चाहिए चुनाव 2020, उसके बाद सुषुप्त अवस्था में 2024 तक जागृत होने वाला आदमी नहीं हूँ। आप मुझे आज मिल रहे हैं, आप मुझे 2020 के दिसंबर में मिलिएगा, 2021 के दिसंबर में मिलिएगा। मैं 5 साल नहीं, अब जिंदगी
पूरे गोपालगंज जिले में काम करने वाला हूँ। उसे एक वोट से या किसी एक मतलब चुनाव से मतलब ही नहीं है। मेरा ध्येय, मेरा ईमान है, जो भी जन सेवा है उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं। अभी तत्कालिक चुनाव से मतलब नहीं है कि लोग, मैं जब भी जाता हूँ किसी भी राहत कार्य में कार्य किया तो आप सेवा कीजिए। अगर आप काबिल हैं, आपका ध्येय साफ है, तो लोग जब भी आप आएंगे तो लोग आपको प्रायोजित करेंगे, लोग आपको वोट देंगे। और जब मैं घूमा, जो जनता एडवर्टाइज करती है सबसे बेहतरीन वो वही एडवर्टाइज हुआ। होता है। जब मैं यहाँ बैठा चिकित्सक के तौर पे, जब एम्स से आया, दिल्ली से बैठा, आप आश्चर्यचकित होंगे कि एक भी रेफरल पेशेंट मेरे पास नहीं आते थे, कोई चिकित्सक नहीं देते थे। उम्र में सबसे कम था और साथ ही साथ नया था, तो नए आदमी को जगह बनाने में समय लगता है। जनता का प्यार था कि आज मेरे पास 100 से 150 पेशेंट है रोज पे। ये जनता का प्यार था। कारण ये ईमानदारी से काम किया है, हमेशा किया है। क्षेत्र में मैं बाढ़ राहत को एक अवसर नहीं मानता। आपदा में अवसर मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए ये क्षेत्र मेरा है, मेरा अपना है, मेरी जन्मभूमि है। मैं इसके लिए 5 साल ही नहीं, ताज़ जिंदगी, अगर 75 जी रहा हूँ, अभी मैं 32 का हूँ, तो बाकी बचा हुआ 53 साल में करता रहूँ, 43 साल में करता रहूँ। लेकिन चुनाव में अगर जनता, जहाँ मेरा परिप्रेक्ष्य है, देखेगी कि ये ईमानदार है, शिक्षित है, हम लोगों के बीच रहकर जाते हैं। इनके लिए ऐसा नहीं कि चैम्बर में बस बैठे हैं, वहाँ आइए तो देते। मैं घर घर जाकर पूछ के दवाई दिया हूँ। कोई दिक्कत बात चाची, कोई दिक्कत बार हुआ चाचा, नहीं है तो देख करके दिया हूँ। कोरोना के समय जब मुझे भी खतरा था, ऐसे ऐसे लोग आ जाते थे, लोगों को उम्मीद है वो चढ़ेंगे आपके ऊपर, लेकिन तब भी, कारण ये चुनाव बहुत छोटी चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है। सेवा सबसे बड़ी चीज़ है। आप कीजिए, लोग आपको जिताएंगे। लोगों का मत बन रहा है, आप तो क्षेत्र से हैं, आप जान रहे हैं कि आप जब सेवा कर रहे हैं तो लोग देख रहे हैं, लोग जान रहे हैं कि आपका ध्येय वोट ही नहीं है। क्योंकि जहाँ भी आप सेवा की है, एक जगह भी मैं वोट नहीं मांगा हूँ कि मैं खड़ा हो रहा हूँ। लोग जानते भी नहीं होंगे कि मैं इस सब कर रहा हूँ, कि मैं कभी खड़ा भी होऊंगा। लोग भी नहीं जानते, मैं प्रचारित भी नहीं करता हूँ, ना मेरा स्टिकर है, ना मैं कहीं कुछ करता हूँ। कारण क्यों? जब मैं ये सेवा करूँगा, उसके बाद जब सही समय आएगा, मैं क्षेत्र में जाऊँगा, अपने आप लोग देखेंगे कि डॉक्टर साहब मुसीबत में हमारे साथ थे। जी, डॉक्टर साहब खुद ही लोग प्रोजेक्ट करने लगे। सर, अभी भी जो आज 17-18 दिन हो गए हैं बाढ़, अभी भी बहुत से पंचायत हैं या क्षेत्र हैं जो बाढ़ में डूबे हुए हैं। और इसके बाद आप कहाँ पे राहत लेकर जा रहे हैं? ये जैसे अभी मैं बता रहा था कि अभी हमने लमसम आपको टोटल इसमें बघेजी 13-14 मोहम्मदपुर पंचायत है, 14 के आसपास पंचायत कवर की है। जी, 9 पंचायत बचे हुए हैं। जी, तो दिन और रात दोनों टाइम हमारा दौरा होता है, क्योंकि मरीज विस्थापित हैं, तो उनको यहाँ से भी छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं। तो लमसम सुबह 6 से 10 और शाम में 3-4 बजे से 8-9 बजे तक कर रहे हैं हम लोग। आज हम लोग आपको जाएंगे कहला, पचरुखिया गए थे, फिर से आप जाएंगे पचरुखिया में, जहाँ बाढ़ चुके वहाँ नहीं, जहाँ जहाँ पानी है वहाँ जाना है। इसके साथ साथ हम लोग जाएंगे लड़ौली, मोहम्मदपुर, नीलामी, ये सारे क्षेत्र हैं, बिशनपुरा, ये सारे क्षेत्र जो है, ये सारा आज का दौरा फिक्स है। हमारा सारा दौरा नित्य नियम है कि डेली 3 से 4 पंचायत कवर करेंगे। हर आदमी को मेडिकल किट्स के साथ साथ पानी बोतल, जरूरी परामर्श, उनके ऑक्सीजन की जांच, स्टेटो से उनके इलाज करने की जांच, हर चीज़ जो मैं सक्षम हूँ व्यक्तिगत स्तर पे, उससे 200% ज़्यादा सेवा करना है बस। जी सर, तो जैसा कि जनता भी सुन रहे हैं कि आप कहाँ कहाँ पे जाने वाले हैं, और आपका इस बाढ़ में जो भी पीड़ित व्यक्ति है उन लोगों के प्रति एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमसे बात करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।